हाँ जी, चलिए। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर ईयर के बारे में। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा ईयर में, हमने कहा कि एक तो ये स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन का मतलब क्या है? जो श्रवण में भी, सुनने में भी सहायता करता है, साथ ही साथ बैलेंसिंग या संतुलन बनाने में भी सहायता करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टेटो एकॉस्टिक कहते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। अब बात करें इंटरनल ईयर की। भाई एक्सटर्नल ईयर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल ईयर में अपन ने पढ़ा था पिन्ना, और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के बारे में पढ़ा था, वो जो कैनाल थी, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा मिडल ईयर। मिडल ईयर में टिम्पेनम आ गई, मिडल ईयर में ईयर ऑसिकल्स आ गए, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स में क्या है? मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ठीक है। ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं या कर्ण अस्थियां जिसको अपन कहते हैं, ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ये जो भी वाइब्रेशन आए, देखिए टिम्पेनम तक तो साउंड वेव्स गई, ध्वनि तरंगे गई, कहाँ तक? टिम्पेनम तक। लेकिन जैसे ही वो टिम्पेनम से टकराई, वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो गई, कंपन में, वाइब्रेशंस में, ठीक है। तो अब टिम्पेनम के उस पार क्या जाने वाले हैं? मिडल ईयर में अगर बात करें, टिम्पेनम के उस पार अब वाइब्रेशंस जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जो वाइब्रेशंस जाएंगे टिम्पेनम के उस पार, टिम्पेनम के उस पार वाइब्रेशंस जाएंगे, ठीक है। तो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करेगा कौन? एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा या उसको आवर्धित करेगा कौन करेगा? ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। तो ईयर ऑसिकल उसको एम्पलीफाई करेंगे, ईयर ऑसिकल उसका आवर्धन करेंगे, और कितने टाइम्स उसको बढ़ा देंगे? तो जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, वो ईयर ऑसिकल्स 10 गुना जो उनकी आवृत्ति होती है, जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस की, उसको कितने टाइम्स इंक्रीज कर देंगे? उनको 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब ईयर ऑसिकल से इनर ईयर में, इंटरनल ईयर में, अंतःकरण में एक मेम्ब्रेनस अपन ने विंडो पढ़ी थी, खिड़की पढ़ी थी। कौन सी विंडो थी वो? ओवल विंडो, ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस। और ये जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस है, इस वाइब्रेशंस को अगेन एम्पलीफाई करेगी। ये कितना एम्पलीफाई करेगी? 2.2 टाइम्स, ठीक है। इतना इसने भी आवर्धित कर दिया, मतलब 10 गुना मैग्निफिकेशन किसने किया? ईयर ऑसिकल ने। 2.2 टाइम्स किसने किया? फेनेस्ट्रा ओवेलिस ने। टोटल जो एम्पलीफिकेशन है वो कितना हो गया? टोटल जो एम्पलीफिकेशन या आवर्धन है, जो ध्वनि तरंगे आई थी, ठीक है, जो वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गई थी, उनका कितना एम्पलीफिकेशन हो गया? भाई 10 इंटू 2.2, ठीक है। इंटू करेंगे ना, क्योंकि गुना लिखा है ना, टाइम्स लिखा है ना, तो 10 प्लस तो करेंगे नहीं। 10 इंटू 2.2 कितना? 22 टाइम्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन मिडल ईयर में, क्या बोल रहे हैं? मिडल ईयर में जो वाइब्रेशंस थे वो कितना एम्पलीफाई हो गई, कितना आवर्धन हो गया उनका? तो 22 टाइम्स हुआ। जो ईयर ऑसिकल ने 10 टाइम्स किया और फेनेस्ट्रा ओवेलिस ने 2.2 टाइम्स किया, तो टोटल कितना हो गया? 22 टाइम्स हो गया, ठीक है। बात क्लियर, समझ में आ गई? चलिए, तो अब अपन इंटरनल ईयर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। इंटरनल ईयर में हमने क्या पढ़ा कि जो इंटरनल ईयर होता है, जो अंतःकरण होता है, इसमें हमने पढ़ा कि एक वेस्टिबुलर एपरेटस होगा, दूसरा कॉकलियर। पहले तो अपन ने पढ़ा बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, वो चीज़ें पढ़ी। वो बड़ा डब्बा था बोनी लेबिरिंथ में, छोटा डब्बा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ था। बोनी लेबिरिंथ में क्या भरा हुआ है? पेरिलिम्ब भरा हुआ है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्ब भरा हुआ है ना। फिर हमने कहा कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से पार्ट थे? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो पार्ट थे, एक तो था वेस्टिबुलर एपरेटस, जो बैलेंसिंग में, संतुलन में हेल्प कर रहा था। वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या था? सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ी 3, यूट्रिकल पढ़ा और सिक्योल पढ़ा, और उसके बाद कॉकलियर एपरेटस पढ़ा। और कॉकलियर एपरेटस में क्या था? कॉकलियर एपरेटस में कॉकलियर डक्ट थी। तो सेमी सर्कुलर कैनाल,
जिसमें हमने एम्पुला के बारे में पढ़ा। उस एम्पुला में जो होते हैं क्रिस्टी होते हैं। एम्पुला में क्या पढ़ा? क्रिस्टी होते हैं। क्रिस्टी जो होते हैं वो एक जेलेटिनस सब्सटेंस में डूबे होते हैं जिसको हम क्यूपुला कहते हैं। और ये जो संवेदी अंग है इसके क्रिस्टी, ये गतिक संतुलन में हेल्प करेंगे, डायनामिक बैलेंस में हेल्प करेंगे, या रोटेशनल बैलेंस। रोटेशनल मतलब जो हम रोटेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं या आड़े तिरछे हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बैलेंस में हेल्प करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा यूट्रिकल और सेक्यूल के बारे में। तो यूट्रिकल और सेक्यूल में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, संवेदी अंग हैं, वो कौन से पढ़े हमने? यूट्रिकल और सेक्यूल में हमने पढ़ा मैक्यूला, और मैक्यूला में कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स हमने पढ़े, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। और ये जो मैक्यूला होता है ये स्थैतिक संतुलन में, स्टैटिक बैलेंस, ठीक है, जैसे हम बिल्कुल सीधा खड़े हैं या एक स्पीड में आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जब बॉडी का टिल्ट नहीं हो रही, बॉडी जो है झुक नहीं रही कहीं पर भी, ठीक है, और उसकी जो मोशन है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम वेलोसिटी में बना हुआ है, तब जाकर अगर हम सेम स्पीड में, सेम वेलोसिटी में मूवमेंट करते हैं, तब जाकर जो है उस समय किसका काम होता है? उस समय काम होता है मैक्यूला का। चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कॉकलियर एपरेटस के बारे में, ठीक है। ये तो पुरानी बातें हो गई जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उसी को समराइज किया था। अब अपन बात किसकी करते हैं? कॉकलियर एपरेटस। भाई कॉकलियर एपरेटस की बात करें अगर, तो कॉकलियर एपरेटस में कॉकलिया जो हमने डक्ट पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें कितने घुमा होते हैं, कितने टन होते हैं? 2.75 या 2/3/4 टन होते हैं, ठीक है। तो कॉकलियर एपरेटस में अब अपन कॉकलिया का अगर स्ट्रक्चर देखें, हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, अगर अपन इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है ना, मतलब कॉकलिया तो ये डक्ट है पूरी, हम काट के सामने से देख रहे हैं, तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें ये मिडल ईयर जो है वो यहाँ पर खुल रहा होगा। ये क्या है? फेनेस्ट्रा ओवेलिस, जहाँ पे स्टेप्स की ओपनिंग होगी, स्टेपीज पड़ी थी ना, वो आकर यहाँ पर खुल रही होगी। दूसरा कौन सा है? फेनेस्ट्रा रोटुंडस, वो यहाँ पर होगा फेनेस्ट्रा रोटुंडस, ठीक है। तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटुंडस, राउंड विंडो जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर? देखिए, जो वेव्स होंगी, जो तरंगे होंगी, जो साउंड वेव्स होंगी, जो एम्पलीफाई होके आ रही होंगी, बात समझिए, जो क्या होके आ रही होंगी? एम्पलीफाई, आवर्धित होके आ रही होंगी, वो तो यहाँ से आएंगी ना, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से। भाई फेनेस्ट्रा रोटुंडस में तो कोई ईयर ऑसिकल का ओपनिंग, ईयर ऑसिकल का कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो फेनेस्ट्रा रोटुंडस से जो राउंड विंडो गोलाकार खिड़की है, यहाँ से साउंड वेव जो आएंगी वो तो नॉर्मल होंगी, वो एम्पलीफाई या आवर्धित नहीं होंगी। एम्पलीफाई या आवर्धित वाली कहाँ से आ रही होंगी? फेनेस्ट्रा ओवेलिस से। इसमें देखिए चारों तरफ का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बोनी लेबिरिंथ है। तो बोनी लेबिरिंथ है तो क्या भरा होगा? भाई बोनी लेबिरिंथ है तो इसमें क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ भरा होगा। नीचे भी बोनी लेबिरिंथ है तो क्या भरा होगा? पेरिलिम्फ भरा होगा। अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, अंदर वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में क्या भरा होगा? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ में एंडोलिम्फ भरा होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे जो है स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई, और बीच में जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है स्केला मीडिया, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया।
अब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच का ये जो कनेक्शन है, जहां पर स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई का पेरिलिम्फ मिलेगा, इस कनेक्शन को हम कहते हैं हेलिकोट्रीमा। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? ये कनेक्शन कहलाता है हेलिकोट्रीमा। ठीक है, अब देखिए स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया, इसके बीच की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं रीजनस मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? रीजनस मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया के बीच में आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इनके बीच का ये सेपरेट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। अब यहां पर इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्टीरियोसीलिया होंगे, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्टीरियोसीलिया है। यहां पर कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी होंगी, सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम कहेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। देखिए क्या क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हेयर सेल्स हैं, रोम कोशिकाएं। ये यहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स हैं, सहायक कोशिकाएं। और ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो दिखाई दे बेसिलर मेम्ब्रेन प्लस हेयर सेल्स, जिनमें सीलिया कौन से हैं? जिनमें सीलिया कौन से हैं? स्टीरियोसीलिया। भाई स्टीरियोसीलिया का क्या मतलब होता है? ऐसे सीलिया जिनमें मूवमेंट या गति नहीं होती। एक तो नॉर्मल सीलिया होते हैं जो मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, किसी भी कण को, किसी भी फ्लूइड को, किसी भी पार्टिकल को किसी विशिष्ट दिशा में गति कराते हैं। वो तो कौन से सीलिया होते हैं? काइनोसीलिया। वो नॉर्मल सीलिया जिनकी अपन बात करते हैं, काइनोसीलिया। लेकिन स्टीरियोसीलिया ऐसे टाइप के सीलिया होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं करते। ठीक है, और इसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और इन तीनों को मिलाकर कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई या कोटाई के अंग। ठीक है, ये क्या है? ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, तो कोटी के अंग कहते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई कहा जाता है इनको। और इसको कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ हियरिंग। सुनने की जो आधारभूत इकाई है या बेसिक यूनिट है, ठीक है, वो है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये तो चलो स्ट्रक्चर के बारे में था कि कहां पर क्या क्या है। अच्छा, इसमें फिर यहां पर एएनएफ है, एफरेंट नर्व फाइबर, अभिवाही तंत्रिका तंतु। ठीक है, एफरेंट नर्व फाइबर या अभिवाही तंत्रिका तंतु जिसको अपन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होगा इसमें। अगेन सेंसरी सेल्स है तो न्यूरोट्रांसमीटर भरा होगा। अब देखिए अपन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। ये तो एक स्ट्रक्चर की बात हो गई कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब अपन बात कर रहे हैं कि सुनाई देता कैसे, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म होती है। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं अब सुनाई देता कैसे है। तो देखिए जो भी एम्पलीफाइड वेव्स हैं, जो आवर्धित तरंगे हैं, वो कहाँ से आई? फेनेस्ट्रा ओवेलिस से आई भाई, यहाँ से आएंगी। ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवेलिस से। इनके कारण क्या होगा? स्केला वेस्टिबुलाई के पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन होगा। ठीक है, ये वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में भी होने लगेंगे।
और यही वाइब्रेशन जो है आगे बढ़कर स्केला टेम्पेनाई के पेरिलिम्फ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाइब्रेशंस होने लगेंगे। मतलब जो वाइब्रेशन आए हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस के थ्रू, ये 22 टाइम्स 22 गुना एम्पलीफाई होकर आए हैं, आवर्धित होकर आए हैं। तो अब क्या होगा, ये जो वाइब्रेशंस हैं वो स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में भी वाइब्रेशन होगा और स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में भी वाइब्रेशन होगा। इन वाइब्रेशन का असर क्या होगा कि ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, इस बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल मूवमेंट होंगे। रिपल मतलब वेव लाइक, तरंग के समान गति होगी। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं। तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। जो वाइब्रेशंस थे, जो वेव्स थी, वो पेरिलिम्फ में आई, पेरिलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई। वही वाइब्रेशंस कहाँ पहुंच गए, एंडोलिम्फ ऑफ रीजनस मेम्ब्रेन के माध्यम से। ये जो रीजनस मेम्ब्रेन है इसके थ्रू कहाँ पर आ गए, एंडोलिम्फ ऑफ स्केला मीडिया। फिर यही वाइब्रेशंस जो है पेरिलिम्फ ऑफ स्केला टिम्पेनाई, यही होगा ना। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं, इन्होंने क्या किया, इन वाइब्रेशंस ने रिपल मूवमेंट कराए बेसिलर मेम्ब्रेन में। ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसमें रिपल, तरंग के समान गति। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो हेयर सेल्स थी, इनके सीलिया जो थे, जो स्टीरियोसीलिया थे, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बेंड हुए। ऐसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराए तो क्या होते गए, बेंड हुए ना। जिस हिसाब से ये मूव कर रही है, जिस हिसाब से इसकी गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, उसी के हिसाब से ये ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराएंगे और मुड़ेंगे। ठीक है, उसका उनका पैटर्न उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से स्टीरियोसीलिया टकराकर मुड़ते हैं, है ना। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से क्या करेंगे, स्टीरियोसीलिया टकराएंगे और क्या होंगे, बेंड होंगे। और उसी बेंडिंग का पैटर्न, वो जो बेंड हो रहे हैं, उसी बेंडिंग का पैटर्न के कारण इंपल्स किस में जाएगा, उसी बेंडिंग पैटर्न का इंपल्स जो है वो एएनएफ में जाएगा। ठीक है, जो भी बेंडिंग पैटर्न होगी, बेंडिंग पैटर्न कहाँ पे गया, वही बेंडिंग पैटर्न एएनएफ में जाएगा, ऑटोनोमिक नर्व एफेरेंट नर्व फाइबर के माध्यम से। एफेरेंट नर्व फाइबर इसको कहाँ पर ले जाएंगे, एफेरेंट नर्व फाइबर इसको ऑडिटरी नर्व में ले जाएंगे। और ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में इसको ले जाएगी। ठीक है, ऑडिटरी सेंटर जो है, इस ऑडिटरी सेंटर में ले जाएगी। और ये जो ऑडिटरी सेंटर है जो ब्रेन में होता है, श्रवण केंद्र जो है, वो इसको वहाँ पर इसकी एनालिसिस की जाएगी और रिकॉग्निशन किया जाएगा। मतलब वहाँ पर इसका विश्लेषण और पहचान की जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो हमें सुनाई देता है।
और उसी का पैटर्न जो है, मतलब जो वाइब्रेशन के पैटर्न होंगे उसी को हम सुन पाते हैं, उसी को हम समझ पाते हैं, उसी को हम एनालाइज कर पाते हैं, उसी का विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या क्या हुआ। ठीक है, वाइब्रेशंस आए। अच्छा, वाइब्रेशंस तो अब देखो फेनिस्ट्रा रोटुंडस के थ्रू भी आएंगे, लेकिन ये एम्पलीफाई नहीं होंगे। तो ये वाले वाइब्रेशन तो जो यहाँ से घूम के आ रहे होंगे ना, उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो इन वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। वाइब्रेशन का मतलब कौन सा है? जो फेनिस्ट्रा ओवेलिस से आ रहे हैं, जो कि स्केला वेस्टिबुलाई के पेरिलिम्फ में वाइब्रेशन कर रहे हैं, स्केला मीडिया के एंडोलिम्फ में कर रहे हैं, स्केला टिम्पेनाई के पेरिलिम्फ में कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिलर मूवमेंट का बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो गति कर रही है वेव लाइक तरंग के समान। और उसी के पैटर्न में क्या हो रहा है कि ये जो स्टीरियोसीलिया है यहाँ पर हेयर सेल्स में, रोम कोशिकाओं में, ये स्टीरियोसीलिया जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से टकराकर बेंड हो रहे हैं, और उसी बेंडिंग पैटर्न जो है उसी का सिग्नल जो है एएनएफ के माध्यम से कहा जा रहा है ऑडिटरी नर्व में, और ऑडिटरी नर्व उसको ब्रेन के ऑडिटरी सेंटर में ले जा रही है, जहां पर उसका रिकॉग्निशन और एनालिसिस किया जा रहा है। हाँ जी, तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर, जो शायद मैंने जब अपन बैलेंसिंग की बात कर रहे थे तो बैलेंसिंग में थोड़ा सा इनकम्प्लीट छूट गया था लास्ट लेक्चर में। बैलेंसिंग में हमने ये तो पढ़ लिया था कि सेमी सर्कुलर केनाल में क्या, एम्पुला में क्या होते हैं, क्रिस्टी होते हैं, जो डायनामिक बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ लिया था कि यूट्रिकल जो होता है, यूट्रिकल एंड सिक्यूल जो है, यूट्रिकल और सिक्यूल में मैक्यूला होते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर देखिए यूट्रिकल है, ये सिक्यूल है। अब इसमें जो अपन ने जहां तक पढ़ा था कि इसमें जो सेंसरी सेल्स हैं वो कहां पर जाती हैं, एफरेंट नर्व फाइबर में जाएंगे इम्पल्स। ठीक है, मूवमेंट के जो भी इम्पल्स होंगे, जो भी आवेग होंगे, जो भी सेंसेस होंगे, ठीक है, वो कहाँ पर जाएंगे, एएनएफ में जाएंगे। एएनएफ के माध्यम से ये भी कहाँ पर जाते हैं, ऑडिटरी नर्व में। कहाँ पर जाएंगे ये भी कहाँ पर जाएंगे, ऑडिटरी नर्व में। और ऑडिटरी नर्व जो है इसको लेकर जाएगी सेरेबेलम में। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, कहाँ लेकर गई, सेरेबेलम में। और ये जो सेरेबेलम है, आपको पता होगा अगर अपने ब्रेन पढ़ा था, सेरेबेलम जो होता है वो सीएनएस और मसल के बीच का कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, समन्वय बना के रखता है। ठीक है, तो सेरेबेलम जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। अब सेरेबेलम में जब वो सिग्नल जाएंगे कि बॉडी कहाँ झुकी है, किस तरफ टिल्ट हुई है, उसके हिसाब से सेरेबेलम क्या करेगा, सेरेबेलम उससे रिलेटेड जो भी मसल्स होंगे, जो भी पेशियां होंगी, उनका संकुचन करवाएगा और बॉडी को बैलेंस में लेकर आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, संबंधित पेशियों का संकुचन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंप्लीट था। शायद मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट बताया था वो आपको वहाँ पर, ठीक है, बताना भूल गया था, तो उसी को आगे मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, ईयर की हमने हर तरह से जो भी मैकेनिज्म थी बैलेंसिंग की और हेयरिंग की, दोनों ही अपन ने पढ़ ली है। अब अपन चलिए कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब मेन तो आई और ईयर ही था इसमें, ठीक है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं एक दो। लाइक इसमें अपन गस्टेटरी एपिथेलियम के बारे में एक बार देख लेते हैं। गस्टेटरी एपिथेलियम या गस्टेटरी रिसेप्टर कह देते हैं। चलो, ठीक है, गस्टेटरी मतलब जो स्वाद, टेस्ट का सेंस करेंगे। ठीक है, स्वादग्राही की बात कर लेते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर जो है कुछ इस तरीके से होते हैं कि यहाँ पर
ये जो है इसमें हेयर सेल होती है जो कि संवेदी होती है, सेंसरी होती है। सपोर्टिंग सेल होती है, ठीक है, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं। और ये मिलकर क्या बनाती हैं यहाँ पर, ये मिलकर जो है वो गस्टेटरी, ये मिलकर गस्टेटरी एपिथेलियम बनाती हैं, ठीक है। यहाँ से अगेन वही एएनएफ होता है, अभिवाही तंत्रिका तंतु, एफरेंट नर्व फाइबर, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर कोई भी टेस्ट के लिए जो पार्टिकल आता है, जो भी स्वादगण होगा वो सलाइवा से मिक्स होता है लार के साथ, और लार के साथ मिक्स होकर डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। उसके बाद उसके सेंसेस कहाँ जाते हैं, हेयर सेल्स में जाते हैं। हेयर सेल से कहाँ जाते हैं, एएनएफ में जाते हैं। एएनएफ से कहाँ जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में स्वाद केंद्र को जाते हैं, और उसको एनालिसिस और रिकॉग्निशन होता है, मतलब उसकी क्या होती है, पहचान होती है और विश्लेषण होता है। ये है इसके बारे में बेसिकली, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। मतलब सीधी सी बात ये है एक तो कहने वाली कि जो भी हमको टेस्ट आता है वो टेस्ट तभी आता है जब वो सलाइवा में या लार में घुल जाती हैं चीज़ें। उसके बाद ही जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हेयर सेल्स होती हैं यहाँ पर, ये क्या कर पाती है, उसको सेंस कर पाती है। चलिए इसी तरह से अपन बात करते हैं यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की। भाई ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या है, घ्राण उपकला, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की जब अपन बात करें तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या होता है, यहाँ पर अगेन हेयर सेल होती है जो कैसी होती है, संवेदी होती है। यहाँ पर सहायक कोशिकाएं होती हैं, सपोर्टिंग सेल होती हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बनाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे म्यूकस होता है, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पर कि कोई भी पार्टिकल आता है, ठीक है, जो सूंघने की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें भी पहले वो म्यूकस में घुलेगा। कोई भी पार्टिकल आएगा तो म्यूकस में क्या होगा, म्यूकस में घुलेगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। कोई भी पार्टिकल होगा तो वो म्यूकस में घुल जाएगा, म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये हेयर सेल जो है वो उसके सेंस को लेगी, ठीक है, और इसके सिग्नल किसको भेजेगी, अगेन वही एएनएफ को, ठीक है। एएनएफ के माध्यम से कहाँ जाएंगे, ये एएनएफ के माध्यम से हमारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी लोब में जाते हैं, और ऑल्फैक्टरी लोब से जो हमारे सेरेब्रम में ऑल्फैक्टरी सेंटर है, ठीक है, टेम्पोरल लोब में, वहाँ पर जाते हैं। और अगेन वही सेम बात है कि इनकी पहचान और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, मतलब चाहे वो गस्ट्रेटरी एपिथेलियम, देखो ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, चाहे वो गस्ट्रेटरी एपिथेलियम हो, ठीक है, जो टेस्ट का सेंस करती है, चाहे वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम हो जो सूंघने के लिए है, दोनों ही तब जाकर सेंस कर पाएंगी जब वो पार्टिकल क्या होंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर बात करें गस्ट्रेटरी एपिथेलियम की तो वो डिसॉल्व सलाइवा से होंगे। अगर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की बात करें तो वो डिसॉल्व कहाँ से होंगे, जो म्यूकस या जो श्लेष्मा होता है, ठीक है ना, तो ये म्यूकस या श्लेष्मा जो है वो उसको डिसॉल्व करेगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो सिलेबस में है। सेंस ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी हमको डिटेल पढ़नी थी वो तो 2 ही थे, एक तो आई, दूसरा ईयर। वो दोनों अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद सपोर्टिंग में इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ये मेरा बताने का इन दोनों का सेंस यही था कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और ये पता लग जाए कि जो हम सूंघें या हम जो टेस्ट लेते हैं वो दोनों ही कब आता है हमें, जब वो पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।